लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आप लोगों को कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेगा। एक सिंपल सूत्र बताएंगे, उस सूत्र पे ही आप सभी एक्टिव का पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें से किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है और किसका बनता है, और उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम आपको सिर्फ एक सूत्र बताएंगे। और उसके बाद अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इम्परेटिव वाक्य का एक्टिव से पैसिव कैसा बनता है। उसके लिए भी सिर्फ एक सूत्र आपको लिखेंगे। और फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको कि प्लीज़ वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, एक्टिव से पैसिव बनाना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस जो है इसके हर पार्ट की वीडियोस उन तक आसानी से पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कुल टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। हर टेंस के पार्ट कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 टेंस, हर टेंस के 4 पार्ट। इसका मतलब 3 को 4 से गुणा कर दो तो कुल वाक्य कितने हुए? 12। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनते किसकी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो एक तो ये हट गया। और यहाँ पे हमने लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगी। इसका मतलब जो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो 3 और 1 मिला के टोटल कितने हो गए? 4। इसका मतलब 12 में से 4 की पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनेगी। तो बनेगी किसकी? बाकी बचे हुए 8। कौन बाकी बचे 8? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 ये हो गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस 2 ये हो गए। 3 2 5। फिर परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 5 3 8। दिस मीन्स इन टोटल 8 की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगी। बहुत ही आसान फार्मूला इसके लिए है, आप देखिएगा। इसी फार्मूले पे सारे टेंस जो हैं उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगी। इस टाइप में फार्मूला आपको कहीं भी किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किताबों में हर टेंस का बहुत ही लेंथी समझाया जाता है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल एक जादुई ट्रिक, आपको बिल्कुल हलवा लगेगा ये फार्मूला। रूल आपका है, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। हमने शार्ट में लिखा है HV। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाएंगे मेन वर्ब का 3rd फॉर्म। ध्यान रखिए, किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाएंगे मेन वर्ब का 3rd फॉर्म। फिर उसके बाद हमने लिखा प्लस डैश डैश डैश। इसका मतलब जो बचेगा दिए हुए वाक्य में उसको लिखेंगे। और जब कुछ ना बचे तो BY लगा के बाद में क्या लिख देंगे आप? सब्जेक्ट। ये सबके लिए रूल है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। सबके लिए यही एक फार्मूला कार्य करेगा आपका।
अब इसमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ थोड़ा, अगर दिया हुआ वाक्य, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कोई इंग्लिश में वाक्य लिखा है तो ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे आप कैसे? तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट होता है कहाँ पे, मेन वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है ही राइट्स अ लेटर। जैसे मान लो ये कोई वाक्य लिखा है, अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब। तो हमने पहचान बताई है ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब के बाद, तो मेन वर्ब के बाद क्या है, अ लेटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब के बाद जो लिखा होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। अब रूल देखिए, सिर्फ 3 लाइन में पूरा रूल क्लियर हो गया। पहले नंबर पे क्या लिखा है, इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब करस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूअस की। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब करस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूअस की, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग का मतलब कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो पैसिव बनाते समय आप हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पैसिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे। ये इस लाइन का मतलब है कि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब करस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूअस की। दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की ही रहेगी, परंतु हेल्पिंग वर्ब के साथ बीईआईएनजी बीइंग लगेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ही लगाएंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के साथ बीईआईएनजी बीइंग बढ़ा देंगे। जैसे इज लगाना है तो इज बीइंग, वाज लगाना है तो वाज बीइंग, आर लगाना है तो आर बीइंग, वर लगाना है तो वर बीइंग। तो इस लाइन से पूरा इंडेफिनिट हो गया, इस लाइन से कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब नंबर बचता है परफेक्ट का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की ही रहेगी, परंतु हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट परफेक्ट के ही लगाएंगे, हैज है। पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट परफेक्ट की लगाएंगे, हैड। फ्यूचर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आप फ्यूचर परफेक्ट की लगाएंगे, विल है, शैल है। लेकिन इनके साथ BEEN बीन बढ़ा दिया जाएगा। तो आपने देखा ये तरीका आपको बुक्स में इतने इजी वर्ड्स में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। पूरा हमने आपको समझा दिया कि फार्मूला क्या है और क्या चेंजेस होता है। इंडेफिनिट में हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब करस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूअस की लग जाती है। अब हम आज की क्लास में बताएंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव अफर्मेटिव है मीन्स सीधा है तो पैसिव भी अफर्मेटिव ही रहेगा। अगर एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव उसका निगेटिव रहेगा। अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी उसका इंट्रोगेटिव होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ एग्जाम्पल। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कल जब हम नेक्स्ट क्लास इसकी करें तो उसकी वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है आपका ही राइट्स अ लेटर। दूसरा वाक्य है शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तीसरा वाक्य है ही विल फिनिश हिज वर्क टुमारो। चौथा ही टीच मी हिंदी डेली। पेपर में कोई वाक्य लिखा हो और आपसे बोला जाए कि इसका एक्टिव से पैसिव बनाइए
तो सबसे पहला काम होता है कि आप उस टेंस को पहचानिए, क्योंकि जब आप टेंस पहचानेंगे तभी आप हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग कर पाएंगे। तो जैसे पहला वाक्य लिखा है, ही राइट्स मी अ लेटर। ये देखिए राइट क्या है, मेन वर्ब, और राइट में लगा है यस। तो आप जानते हैं यस या ईएस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है मेन वर्ब के साथ। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगेगी। क्योंकि हमने रूल नंबर 1 में बताया है कि जब इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब करस्पॉन्डिंग कंटीन्यूअस के लगती है। तो सबसे पहले क्या फार्मूले पे अपने आइए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद। तो मेन वर्ब के बाद क्या है, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो जब हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। अ लेटर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगता है इज, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लग गया इज। फिर क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट मीन्स लिखना। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। तो लिख दिया हमने रिटेन। फिर डैट डैश का मतलब कुछ बचा, तो कुछ नहीं बचा। राइट भी हो गया, लेटर भी हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हमने बाय लिख दिया, और सब्जेक्ट क्या है, ही जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से ये वाक्य समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए दूसरे नंबर पर, लिखा शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वही काम, सबसे पहले आप टेंस को पहचानिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रोट। तो रोट क्या है, ये राइट का सेकेंड फॉर्म है, और आपको पता है ग्रामर में बताया गया है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। इसका मतलब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस की। तो मेन वर्ब के बाद क्या है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक स्टोरी, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, रोट। राइट, रोट, रिटेन। तो थर्ड फॉर्म यहाँ क्या आएगा, रिटेन। कुछ बचा, कुछ नहीं, तो बाय करके सी उधर ले जाइए। तो जब सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य लिखा है, ही विल फिनिश हिज वर्क टुमारो। देखिए यहाँ पे विल लिखा है। विल किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो विल देख के पता लग गया कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर कंटीन्यूअस की। रूल वही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब क्या है, फिनिश। तो फिनिश के बाद क्या है, हिज वर्क। फिनिश के बाद क्या है, हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे हिज वर्क। हेल्पिंग वर्ब तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस की। आप जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। ठीक है, तो शैल बी लगता है सिर्फ आई वी के साथ, आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है।
तो हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल बी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, फिनिश, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। अब कुछ बचा, टुमारो बचा, ये डैश डैश का मतलब बचा हुआ, तो इसमें टुमारो बच रहा है। सब हो गया। अब सिर्फ सब्जेक्ट ही उधर जाएगा, तो आगे जगह नहीं, यहाँ लिखे दे रहे हैं बाई, लिखिए, बाई के बाद क्या लिख देंगे, हे। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट बात लिखेगा, लिखा है हे टीच में हिंदी डेली। ये देखिए टीच, टीच में यस लगा है, एस लगा है, मेन वर्ब में यस लगा, यस लगे या यस, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब क्या है, टीच, तो मेन वर्ब के बाद क्या है, मी है और हिंदी। तो यहाँ पे इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप मी को भी पहले ला सकते हैं और हिंदी को भी पहले ला सकते हैं। जब भी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो उनमें से किसी भी एक को आप पहले लाके बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाई दे रहे हैं। मान लो हम इस मी को पकड़ के पहले लाते हैं, तो मी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मी इधर आया, क्या हो गया, आई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज आर एम, आई के साथ एम लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब एम। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। ठीक है, फिर क्या बचा, डैश डैश यानी जो बचा हो, तो बचा क्या, हिंदी, तो लिख दिया हिंदी। ठीक, डेली, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो बाई लगा दीजिए, बाई के साथ सब्जेक्ट ही उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका देखिएगा, मान लो हम मी को न लाएं, किसको पहले लाएं, हिंदी को पहले लाएं, तो हम हिंदी ऑब्जेक्ट को यहां लाएं, तो हमारा हो गया हिंदी, ऑब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही नहीं, सॉरी, हिंदी के साथ अब एम नहीं लगेगा, इज लगेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा, अब हम हिंदी ले आए हैं तो बचा क्या, मी, अब क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, फिर डेली, सब हो गया तो बाई लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हे। तो हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी करके दिखाया, पास्ट इंडेफिनिट का भी एक वाक्य करके दिखाया, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी एक वाक्य हमने आपको दिखाया, और चौथा एग्जाम्पल हमने आपको ऐसा दिखाया जिसमें मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट थे, और आपको हमने बताया कि दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले आप ला सकते हैं। यहाँ पे तीन वाक्य हमने लिखे हैं और ये तीनों निगेटिव हैं, लेकिन हमें पहचानना है कि वाक्य कौन से हैं। तो देखिए लिखा है ही डज नॉट, तो डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डू और डज। तो डज देख के हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नॉट लगा है तो हो गया निगेटिव, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो रूल क्या है कि अगर एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा, बाकी रूल सब कुछ वही रहेगा। तो राइट मेन वर्ब है, इसके बाद है आ लेटर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
में हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा दीजिए, क्योंकि अगर एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो सीधे बाय लगा दीजिए, और बाय के बाद सब्जेक्ट ही उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा, राइट। अगला देखिए, दूसरा बात लिखा है यू सोल्ड योर कार। तो ये सोल्ड है, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, तो सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। हम बात कर रहे हैं निगेटिव की, तो यहां पे हम कर दें डिड नॉट सेल, ये वाक्य कर दें, क्योंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं। तो यू डिड नॉट सेल योर कार, नॉट है निगेटिव। अब डिड क्या बता रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट की, तो जैसे ही आप डिड देखेंगे समझ जाएंगे कि दिया हुआ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब है सेल, मेन वर्ब के बाद है योर कार, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट योर कार। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के में हेल्पिंग वर्ब लगती है पास्ट कंटीन्यूअस की, वाज या वर, तो योर कार के साथ क्या लगाएंगे, वाज। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लग जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सेल, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, ठीक है। कुछ बचा, कुछ नहीं, तो अब यू सब्जेक्ट है, उधर जाएगा, तो बाय लगा के क्या लिख देंगे, यू। यू जब इधर से उधर जाता है तो यू जो है यू ही रहता है। तीसरा वाक्य देखिए, लिखा है वी शैल बाय फ्रूट्स। अब ये शैल किसके हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बन जाए। वी शैल नॉट बाय फ्रूट्स, शैल किसके हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसका मतलब ये पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बाई मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद फ्रूट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रूट्स, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। आई बी के साथ सिर्फ शैल बी लगता है, बाकी सबके साथ विल बी। तो फ्रूट्स विल बी। अब यहां पे देखिए विल और बी दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, तो वैसे तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट दोनों शब्दों के बीच लगाया जाता है, तो इसलिए विल और बी के बीच नॉट लगेगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, बाय, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। कुछ नहीं बचा, तो बाय के बाद वी को उधर ले जाइए, सब्जेक्ट भी है, तो वी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये वाक्य आपका लिखा हुआ है डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो सबसे पहले डू लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी है, इसका मतलब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, और डू ये बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो हमने आपको बताया है कि अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, लेकिन आप इंट्रोगेटिव पे मत परेशान हो जाइए, आप अपने रूल पे चलिए और देखिए कैसे आसानी से अपने आप इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे, तो जब मी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगेगी, इज आर एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, नो, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन।
फिर प्लस डैट डैश मीन्स जो बचे, तो कुछ नहीं बचा है, मी भी आ गया है, नो भी हो चुका है, तो कुछ नहीं बचा तो बाई लिख दीजिए और बाई के बाद ले जाइए उधर क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था यू, तो यू जब उधर जाएगा तो यू ही रहता है, यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। लेकिन एक्टिव कैसा था इंट्रोगेटिव, तो पैसिव भी कैसा होना चाहिए इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस एम को पकड़ेंगे और उठा के कहाँ रख देंगे पहले, बस ये बात सही मान लिया जाएगा, एम आई नोन बाई यू। तो आपने देखा पहले आप सीधे फार्मूला के नियम पे वाक्य को बनाइए, फिर अगर आपको प्रश्नवाचक करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए और पकड़ के वाक्य के पहले रख दीजिए पैसिव वॉइस में, अपने आप पैसिव वॉइस जो है वो इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक हो जाएगा। वाक्य है डिड रामू किल द टाइगर, क्या रामू ने टाइगर को मारा। डिड ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट कंटीन्यूअस की। तो सबसे पहले किल मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद द टाइगर है ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आप लिखेंगे द टाइगर। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा पास्ट कंटीन्यूअस का वाज या वर, तो द टाइगर के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है किल, तो किल का थर्ड फॉर्म हो जाता है किल्ड। डैट डैश मीन्स कुछ नहीं बचा, तो बाई लगा दीजिए और बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रामू। अब ये डिड पहले लगा था मीन्स इंट्रोगेटिव था, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो क्या करेंगे ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से पकड़ेंगे और उठा के पहले रख देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, बस ये सही आंसर हो गया। वाज द टाइगर किल्ड बाई राम। इससे जब भी क्वेश्चन मार्क वाला हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्टिव, तो पैसिव उसका आप सीधे इसी फार्मूले पे बनाइएगा और फिर बाद में क्या करिएगा हेल्पिंग वर्ब बेस से पकड़िएगा और किनारे रख दीजिएगा, आपका वाक्य सही मान लिया जाएगा। ये हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के वो तरीके बताए हैं। एक ऐसा सूत्र बताया है कि जिस पे आप सभी 8 जो टेंस होते हैं जिनके पैसिव बनते हैं उनका सभी का पैसिव वॉइस आप सिर्फ इसी एक सूत्र से बना सकते हैं, कोई दूसरा सूत्र देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा फार्मूला आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हर वीडियोज़ को देखते रहें।